हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। दोस्तों ये सीरीज़ हमने स्पेशली यूपी, टीजीटी और पीजीटी के लिए चलाई हुई है। वैसे तो ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन यूपी, टीजीटी, पीजीटी के लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर संविधान से क्वेश्चन का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो हमें ये क्वेश्चंस कर लेने चाहिए क्योंकि हमें मुश्किल क्वेश्चंस के साथ साथ आसान क्वेश्चन भी ऐसे आने चाहिए जो हमें हमारी रैंकिंग को आगे ले जाए। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज़ का आज ये दूसरा वीडियो है, तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। तो किसके अनुसार था दोस्तों? तो ये था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, 1922 में महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। तो किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो किसने औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का जो विचार है वो दिया था दोस्तों? तो ये सबसे पहले दिया था एम.एन. रॉय ने। ठीक है, एम.एन. रॉय ने। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? किसने मूर्त रूप प्रदान किया था संविधान सभा को? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर दोस्तों। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, किस वर्ष किया था कि हमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप जो है वो नहीं चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 5वें के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात की थी कि जो संविधान सभा गठन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए? तो किसने कही थी? तो ये कही थी जवाहरलाल नेहरू ने। अब आप मुझे बताएंगे कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? किस आधार पे भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? ठीक है, यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था या फिर अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, ये आप मुझे ऑप्शन में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो कि युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पहली बार औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था संविधान सभा की मांग को क्रिप्स योजना में। और यही कहा गया था कि उस समय क्या हुआ था दोस्तों? 1942 का टाइम आपको याद होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटेन को क्या चाहिए था? इंडिया का साथ चाहिए था, उसमें लड़ने के लिए सैनिक चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई युद्ध के बाद हम बनाएंगे, सोचेंगे, देखेंगे आपकी संविधान सभा। ठीक है, तो अगर विचार कहीं पर स्वीकार किया गया था औपचारिक ही रूप से तो वो सबसे पहले था कैबिनेट मिशन 1942 में। ठीक है, अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? किस आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न संख्या 10। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? किसके अनुसार गठित की गई है? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर यह गठित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ के अधिवेशन में की गई थी? 1936 में जो मांग हुई थी वो किस अधिवेशन में की गई थी? कहाँ का अधिवेशन था दोस्तों? तो फैजपुर अधिवेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप देख सकते होंगे दोस्तों कि ये कितना पुराने टाइम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, लेकिन ये आज भी उतने रिलेवेंट है क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
प्रश्न संख्या 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्य कितने होने चाहिए थे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 389 होने चाहिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग को 67 क्वेश्चन करने हैं, तो स्पीड थोड़ी बढ़ा के रखेंगे ताकि कम समय में हम 67 क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकें। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ है? निश्चित हुआ था, तो किस प्रकार निश्चित हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था, ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि लिए गए थे, बिल्कुल सही। देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि से, बिल्कुल सही। मुख्य कमिश्नरी से 4 प्रतिनिधि से, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस ने कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? कांग्रेस से कुल कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे वो आपको बताना है। तो कुल कितने हुए थे? 208। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो कांग्रेस थी वो उभरी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? ठीक है, आपको याद होगा दोस्तों कि जब चुनाव हुए थे उसके बाद लगभग 78 या 79, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मुस्लिम लीग को सीटें मिली थी। कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में निकल के आई थी। इससे मुस्लिम लीग नाराज़ होकर उन्होंने कहा कि भाई हमें तो अलग ही संविधान चाहिए, और जो सदस्य थे वो बट गए थे। ठीक है, और जो बाद में पुनर्गठन इसका करना पड़ा था संविधान सभा का 1947 में। और आपको बताना है कि उसके बाद कितने सदस्य इसमें बचे थे। तो कितने सदस्य बचे थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी 299। ठीक है, अब सदस्यों की संख्या राज्यसभा कितनी हो गई थी राज्य से? तो ये हो गई थी 299। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा पुनर्गठित वाली संविधान सभा में पूछ रहा है कि देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? कितने प्रतिनिधि थे देशी रियासतों से? कितने थे भाई? तो ये थे 70। और संविधान कैबिनेट मिशन ने कितने बताए थे? 93। ठीक है, और अब कितने रह गए थे? 70। ठीक है, चलिए हम लोग आ गए प्रश्न संख्या 17 पर। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों में कितने प्रतिनिधि थे? प्रांतों से प्रतिनिधि पूछ रहा है कि पुनर्गठित वाली, ये हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सी वाली संविधान सभा पूछ रहा है। तो पुनर्गठित वाली कितने थे? 229। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रांतों से कितने से? 229। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में चुना गया था? कितना रखा गया था? तो ये सभी को पता होगा, 10 लाख पर एक व्यक्ति। ठीक है, आसान सवाल था। अगला देखते हैं 19 नंबर के लिए, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? किसको प्रत्यक्ष रूप से, किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? ठीक है, आंसर बताना है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की जो विधानसभा थी इन्हें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। यानी कि जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष हुआ था, जनता ने उसमें वोट नहीं डाले थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर के लिए, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बहुत ही अच्छा सवाल, किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत का। ठीक है, अगला सवाल, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? इनमें से किसने भाग नहीं लिया था आपको बताना है। तो किसने भाग नहीं लिया था? सभी को पता होगा, हैदराबाद ने। इन्होंने कभी भाग लिया ही नहीं। अगला सवाल है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, ये कहाँ से निर्वाचित होकर संविधान सभा में आए थे? ये आपको बताना है। तो ये हुए थे पश्चिम बंगाल से। ठीक है, 22 के लिए आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था? तो पहला है, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाह रही थी। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, या मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। क्या कारण था जिस कारण से उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था? ठीक है, तो सबसे अप्रोप्रिएट कारण यहाँ पे दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा बनाना चाहती थी, बल्कि वो राष्ट्रीय अलग बनाना चाहते थे। चुनाव लड़ने के लिए किस तरह तैयार हो गए थे, लेकिन जब उनको कम प्रतिनिधित्व मिला, कम सीटें मिली, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, अलग होने में ही भलाई है, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने अपना अलग वाला जो था मिशन चालू कर दिया, बिल्कुल एकदम 100% कि हमें अलग संविधान सभा चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए।
ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? किस आधार पर हुआ था ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, वर्गीय मताधिकार। ठीक है, यहाँ पे वर्गीय मताधिकार हुआ था, सार्वजनिक मताधिकार यहाँ पे नहीं हुआ था, ना ही प्रत्यक्ष हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, किसके प्रतिनिधि थे भाई ये बताना है आपको। तो 25 के लिए आपका क्या आंसर हो जाएगा? जनता का प्रत्यक्ष निर्वाचन हुए थे? बिल्कुल भी नहीं। गवर्नर जनरल ने मनोनीत किया था? बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नामांकित किया था? बिल्कुल नहीं। तो क्या जनता के अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे? बिल्कुल, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, लेकिन थे जनता द्वारा ही। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, संघीय प्रांतीय सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनी गई थी, या फिर गवर्नर जनरल ने इसका गठन किया था, या वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों ने चुना था? बताइए किसने चुना था इसको। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा, संविधान निर्मात्री सभा के लिए। ना तो ये जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुनी थी, ना गवर्नर जनरल ने गठन किया था, ना नागरिकों ने प्रत्यक्ष रूप से चुनी थी, बल्कि विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से चुनी गई थी। और किस तरीके से? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा ये चुनी गई थी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो किस पद्धति से होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो किसने बनाया भाई? तो ब्रिटिश संसद ने नहीं बनाया, गवर्नर जनरल ने नहीं बनाया, भारतीय संसद तो तब थी नहीं, तो किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया, सभी जानते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब कराए गए थे? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आसान है लेकिन कई बार गलतियां हो जाती हैं। 1946 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है 29 के लिए। तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, इसी दिन पहली बैठक हुई थी। अब आपसे पूछ ले स्थापना कब हुई थी या पहली बैठक कब हुई थी, तो आप 9 दिसंबर 1946 ही अपना उत्तर चुनेंगे। ठीक है। 30वें सवाल के लिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था प्रथम अधिवेशन, आप बताएंगे। तो कहाँ हुआ था पहला अधिवेशन? दिल्ली में हुआ था? बताइए, क्या दिल्ली में हुआ था? तो हाँ, दिल्ली में हुआ था पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। एक मिनट दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन किसने किया था भाई? संविधान सभा की जो उद्घाटन था किसने किया था? तो ये किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने, और पहले अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सेम ही सवाल है, बैठक पूछे गठन पूछे, 9 दिसंबर 1946 ही हमें लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी देखा हम लोगों ने दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। हो सकता है दोस्तों आपको लग रहा हो कि मैम कितने आसान सवाल लेकर आई हैं, लेकिन दोस्तों आसान सवालों का ना रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें जो सिलेक्शन दिलाते हैं ना, मुश्किल सवाल नहीं दिलाते हैं, आसान सवाल दिलाते हैं। कैसे? क्योंकि मुश्किल सवाल सबके लिए मुश्किल होते हैं, सभी को नहीं आते हैं। ठीक है। लेकिन आसान सवाल ना 99% बच्चों को आते हैं। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, आसान सवालों में गलती कर देते हैं, या उन्हें रिवीजन के कारण भूल जाते हैं कि ये तो बहुत पढ़ा है लेकिन सही उत्तर नहीं समझ में आ रहा है इसका। तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है। आसान सवाल ही आपको अपने लक्ष्य के पास ले जाएंगे, अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब ले जाएंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। ठीक है। तो इन्हें देखना है। अगला देखते हैं, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुन लिया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? तो BN राव को। ठीक है। अगला सवाल है, संविधान सभा से चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे? वही पूछ रहा है, राजेंद्र प्रसाद। 38 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ठीक है। अब ये बताइए, KM मुंशी, HH बेग, गोपाला स्वामी अयंगर, या TT कृष्णामचारी। 38 के लिए अपना आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HH बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी सीटों की नियुक्ति की गई थी? ठीक है।
संविधान के विभिन्न पहलुओं को बनाने के लिए संविधान सभा में कितनी, माफ़ कीजिएगा, समितियों की, ये समितियां हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, समितियों की नियुक्ति की गई थी। कितनी समितियों की नियुक्ति की गई थी बताना है आपको। तो कितनी समितियां बनाई गई थी टोटल? तो बनाई गई थी 13 समितियां। कितनी समितियां थी? 13 समितियां थी जो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है 40, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? ठीक है, अच्छा सवाल, बताइए कब की गई थी? तो ये की गई थी 29 अगस्त 1947 को। इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। कब? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। ठीक है, 29 अगस्त 1947। ठीक, चलिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही, जिसको कहते हैं ना हलवा सवाल, सी, डॉक्टर PR अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, अंत में मैं आपको एक कठिन सवाल भी दूंगी, ठीक है, वीडियो के लास्ट में, और उस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और जितने बच्चे बता लेंगे बहुत अच्छी बात है, उसके जो आंसर होगा उसको हम अगले पार्ट में, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तैयार रहिएगा उस एक कठिन सवाल के लिए भी। अभी आसान सवाल कर लेते हैं, लास्ट में करेंगे कठिन सवाल। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 7 थी। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, आपको बताना है इनमें से कौन नहीं था। 43 के लिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी, सरदार पटेल नहीं थे। बाकी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, DP खेतान, KM मुंशी, ये सभी सदस्य थे। दोस्तों, 7 सदस्यों के नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा जो प्रारूप समिति में से थे। ठीक है, चलिए, यहाँ तो सरदार पटेल अलग से दिख गया हमें, लेकिन फिर भी आपको 7 के नाम याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं, फिर से एक बार पूछा जा रहा है कि कौन इनमें से सदस्य नहीं है प्रारूप समिति का। तो यहाँ भी आंसर हमें साफ साफ चीख चीख के कह रहा है कि मैं आंसर हूँ ऑप्शन नंबर A, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ तो आंसर ने चीख चीख के कह दिया, पर हो सकता है कि एग्ज़ाम में इतना क्लोज वो दे दें कि वहाँ पे वो चीख ना पाए, बोल भी ना पाए, तो आपको खुद ही से उसको आंसर को ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको 7 सदस्यों के नाम क्या हो, याद हो। ठीक है, अगला है 45, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव भाई किसने रखा था, बताएंगे? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं 46 के लिए, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? बताइए किस आधार पर लिए गए थे? सर्वसम्मति पर, बहुमत पर, एकता अखंडता, सहमति और समायोजन पर। तो किस तरीके से? सहमति और समायोजन पर। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 48 के लिए, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, बताना है आपको। बताइए 48 के लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसके लिए हो जाएगा D, यानी कि जवाहरलाल नेहरू क्या थे? संघीय समिति के अध्यक्ष थे। ये समितियां भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हुए हम आ गए हैं प्रश्न संख्या 49 के तरफ। तो देखते हैं अपना सवाल, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था भाई, बताइए। 49 के लिए अपना आंसर, किसने भारतीय संविधान को जो है अपनाया था? तो संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। अगला है 50 के लिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? तो 50 के लिए क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर B, 22 जनवरी 1947। ठीक है, भारत का एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला सवाल है 51 के लिए, संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष बहुत पूछा जाता है, झंडा समिति, तो कौन थे इसके अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कृपलानी थे। ठीक है, अगला सवाल, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना में भारतीय संविधान सभा ने ग्रहण किया था। ठीक है, आपको बताना है आसान शब्दों में कि संविधान सभा ने भाई झंडे को कब अपनाया था, हमारा जो प्यारा तिरंगा है उसे कब अपनाया था? तो ये अपनाया गया था जुलाई 1947 में। कब? जुलाई 1947 में।
ठीक है, चलिए अगला सवाल। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिज़ाइन को कब स्वीकार किया गया था? डिज़ाइन कब स्वीकार किया गया था ये बताना है। अपनाया गया अलग चीज़ है, डिज़ाइन स्वीकार किया गया अलग चीज़ है। तो ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सवाल संख्या 54। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था भाई? बताइए, सभी को पता होगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? यानी कि आखिरी बैठक संविधान सभा की कब थी, जब उन्होंने इतना महान कार्य जो था संपन्न कर दिया था? तो वो थी 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक थी और उन्होंने अपना जो कार्य उसे सौंपा गया था, बहुत ही खूबसूरती से कंप्लीट कर दिया था। भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो कर दिया था। ठीक है, अगला सवाल 56। संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 56 के लिए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, 284 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो ये किया था 284 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान की कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं जब बनाया गया था संविधान? तो इसमें 395 अनुच्छेद से बिल्कुल सही और 8 अनुसूचियां थी, बिल्कुल सही। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 58। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, बहुत अच्छे से याद है। अभी दोस्तों बीपीएससी में एक सवाल पूछा गया था, वहाँ पे कैंडिडेट्स को बहुत बढ़िया तरीके से एक तरीके से घुमा दिया गया था। उन्होंने 2 वर्ष की जगह दिया था 35 माह। ठीक है, 35 माह 18 दिन ये ऑप्शन था। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा गया था सवाल। तो अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 12 दूनी कितना हो गया? 24 महीने और प्लस 11, ठीक है, 5 और 3 35, तो टोटल 35 माह का समय जो है वो लगा था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी सवाल पूछ लिया गया था बीपीएससी में, शायद TRE 3 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। किस दिन के संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 59 के लिए आपका आंसर हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1950। ठीक है, जब तक चुनाव नहीं हो गए तब तक संविधान सभा ने अंतरकालीन संसद के रूप में काम किया था। और ये कब हुआ था आविर्भाव? 26 जनवरी 1950 को। चलिए दोस्तों, बढ़ते हुए हम आ गए हैं 60th क्वेश्चन पे, यानी कि 60वें प्रश्न पे। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को आपको बताना है ब्रिटिश संसद ने नामित किया था, गवर्नर जनरल नामित किया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं ने चुना था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने चुना था? तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों, बताना है आपको। तो ये किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही है बताना है। ठीक है, राइट आंसर चुनना है हमें। तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा चुनी गई थी, क्या ये सही है? बताना है आपको। तो बिल्कुल सही है, पहला ही आंसर मिल गया हमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, मतलब गलत ढूंढना है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये नहीं सही है, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष था। यह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही है, बहुदलीय निकाय थी, बहुत सारे दल थे इसमें। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। ठीक है, तो 63 के लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 63 के लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। हाँ भाई, अनेक समितियों के माध्यम से भी कार्य किया था। और हमें क्या चुनना है? गलत वाला चुनना है।
तो गलत हमारा दूसरा वाला हमारा गलत है। 2 हमारे कहाँ कहाँ है, 3 ऑप्शन में, तो एक ऑप्शन तो हमारा पहले ही कट गया, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें 2 है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि वह बहुदलीय निकाय थी, ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा सही है, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक ही बचता है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे ये ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 2 ही सही होना चाहिए। मुझे आप लोग बताइएगा कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, मेरे हिसाब से तो ये सही है। ठीक है, तो उन्होंने 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर केवल 2 होना चाहिए। ठीक है, आप भी मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा आंसर सही लगा है, मुझे तो यही सही लगा है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो भाई प्रथम दिन तो सच्चिदानंद सिन्हा ही करेंगे, क्योंकि वही क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे पहले दिन। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्तुत संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, बताइए किस दिन पारित किया गया था? तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 67वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इस समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? 67 के लिए आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो डी। सभी को पता है, मसौदा तैयार करना कह लीजिए या प्रारूप समिति कह लीजिए, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, जिन्हें भारतीय संविधान को बनाने में जिन्हें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस तरीके से दोस्तों कम समय में रिवीजन करने के लिए हमने जल्दी जल्दी क्वेश्चन किए हैं, 67 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और अब बारी है हमारे कठिन सवाल की। तो चलिए दोस्तों, ये हो जाएगा आज आपका बोनस सवाल। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 330 के अनुसार निम्न में से किस राज्य को लोकसभा में आरक्षण नहीं दिया गया है? यहाँ 4 राज्य बताए गए हैं, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसको आर्टिकल 330 के अनुसार लोकसभा में क्या दिया गया है, आरक्षण नहीं दिया गया है। ठीक है, आरक्षण नहीं दिया गया है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे दोस्तों, और देखेंगे अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे, और इसी तरीके के वीडियोस में और लेकर आऊँगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा हो अपने एग्ज़ाम के लिए तो। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम लोग संविधान की प्रस्तावना की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ चैनल पर दोस्तों लोक प्रशासन की भी प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है, तो आप उसे भी ज़रूर देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। इससे समझ में आता है ना कि आपके लिए जो मैं कंटेंट बना रही हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो आपको फ़ायदा भी कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो अगर आप फीडबैक देंगे अपना, तो फिर मैं अपनी मेहनत उसी दिशा में लगाऊंगी जिस दिशा में आप लोगों को क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 67 और इसे लेकर 68 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत कम समय में किए हैं, ताकि आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मन लगाकर अपनी तैयारी करते रहिए। नमस्कार दोस्तों।